चुनौतियां भी हैं, तो वो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई है? प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये हमारा मंत्र है। जो रणनीति है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना और प्राकृतिक खेती, ताकि धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे, ये हमारा पूरा रोड मैप है। नमस्कार सर। आपको भी। सर, ये पिछले कुछ टाइम से आप दिल्ली के बजाय किसानों के बीच में ज्यादा रहे हैं, तो अभी जो कल से आपने एक नई मुहिम जो शुरू की है, विकसित कृषि संकल्प, जो एक अभियान शुरू किया है, तो क्या कहीं ना कहीं ये वहीं से ही जो आपके अनुभव है कि कैसे समस्याओं का समाधान और कैसे चीजें करनी है, तो ये जो आपका अभियान है वो आगे किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कारगर साबित होगा? खेती के लिए काम करना तो खेतों में और किसानों में जानी। कृषि मंत्री के रूप में मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं किसानों का सेवक हूँ और उनकी सेवा भगवान की पूजा है। खेती मेरे रोम रोम में रमी है और किसान मेरी हर सांस में बसा है, और इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि देश के हर हिस्से में जाके, हर राज्य में जाके मैं किसानों के साथ सीधा बात करूं, खेतों में भी जाऊं, लोगों के बीच रहूं और उनकी समस्याएं भी समझूं। और इसलिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए, फायदे का धंधा बनाने के लिए उनसे चर्चा करके अगर योजना बनती है तो वो बहुत बेहतर होता है, उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2014 से लेकर 2025 के बीच अगर आप देखेंगे तो सरकार के कई प्रयत्नों के कारण आज कृषि के में फूड ग्रेन का उत्पादन ऑल टाइम हाई है। अगर आप देखेंगे हमारे अनुमान तो पिछले साल से, मतलब 2023-24 के मुकाबले अगर आप टोटल हमारे फूड ग्रेन को, खाद्यान्न को देखेंगे तो 3157.74 लाख टन से बढ़ के उत्पादन हो गया है 3309.18 टन। इसी समय अगर दालों का उत्पादन देखेंगे तो 221 लाख टन से बढ़ के 230 लाख टन हो गया, और अगर तिलहन का भी उत्पादन आप देखेंगे तो 384 लाख टन से बढ़ के 416 टन एक साल में बढ़ा है। इस साल जो उत्पादन हुआ है विपरीत मौसम के बावजूद, आपने देखा होली के टाइम तापमान काफी बढ़ गया था, लोग आशंका जता रहे थे कि गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा, लेकिन ऑल टाइम हाई हमारा उत्पादन है। 1206.79 लाख मीट्रिक टन खरीफ का चावल पैदा हुआ है। अगर गेहूं देखेंगे तो 1154.30, आप मक्का देखेंगे तो 248 लाख मीट्रिक टन, उससे भी ज्यादा हुआ है। आप देखेंगे हर चीज का उत्पादन बढ़ा है। तो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ में कुछ भी आपको ग्राउंड भी जब आप गए हो तो आपको बहुत सी ऐसी भी लगी होगी कृषि को लेकर के काफी चुनौतियां भी हैं, तो वो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई हैं? तो ये हमारा लक्ष्य साफ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये हमारा मंत्र है। और इसलिए हमारी जो रणनीति है उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, ताकि धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे, यह हमारा पूरा रोड मैप है। लेकिन उत्पादन बढ़ेगा कैसे, लागत घटेगी कैसे, उसके लिए हमको साइंटिफिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और इसलिए हमने तय किया है कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लेकिन रिसर्च शोध जो वैज्ञानिक कर रहे हैं वो रियल टाइम में किसान के पास पहुंच जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। तो ये विकसित जो कृषि संकल्प जो अभियान है, इसके लिए भी कुछ समय सीमा भी तय हुई है क्या कि हमें तब तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है? पहली चीज 16,000 वैज्ञानिक है हमारे पास जो कृषि पर काम कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक ये लैब में शोध करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पर काम करते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक लैब से लैंड पर किसान के पास जाएं, खेत में पहुंच जाएं और वैज्ञानिक और किसान मिलकर एक हो जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान, अटल जी ने जोड़ा जय विज्ञान,
और मोदी जी ने जोड़ा जय अनुसंधान। ये अनुसंधान किसान के पास पहुंचे, लैब टू लैंड। और इसलिए हमने तय किया कि वैज्ञानिक लैब से निकले और सीधे किसानों के बीच जाए। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाया। इस अभियान के अंतर्गत 2170 टीमें वैज्ञानिकों की, जिसमें एक टीम में 4 वैज्ञानिक रहेंगे, राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी रहेंगे, केंद्र के रहेंगे, ICAR के रहेंगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोग रहेंगे, कुछ स्टूडेंट भी रहेंगे, प्रगतिशील किसान रहेंगे। ये मिलके किसान के बीच जाएंगे। एक जिले में हमारी चार वैज्ञानिकों की 3 टीमें जाएंगी अलग अलग, और 8-10 गांव के बीच टीम पहुंचे। उस गांव में 8-10 गांव के किसान इकट्ठे हों। सवेरे और शाम को एक कार्यक्रम 2.5-3 घंटे का, जो किसानों से चर्चा करेंगे वैज्ञानिक, उनको बताएंगे कि इस इलाके की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ये है, इतना पानी की उपलब्धता है, मिट्टी में ये पोषक तत्व है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फलानी फसल यहाँ के लिए उपयुक्त है, और फसल में भी उसकी किस्म कौन सी, तो इस किस्म को आप लगाओ यहाँ की मिट्टी को देखते हुए, और ऐसे बीज का इस्तेमाल करो, वायरस अटैक ना हो इसलिए बीज का ऐसे उपचार करो। तो जितनी चीज़ें हैं खेती की वो वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे, किसान पूछेंगे, और किसान अपनी समस्याएं भी बताएंगे। समस्याओं का मीन्स ये कि वायरस का अटैक ऐसा होता है, फसल लगाई ऐसे खराब हो गई, तो उसके रास्ते भी सुझाएंगे। तो सर, इस तरह की जो इतने अनुसंधान किए जा रहे हैं, जो विभिन्न तरह की जो रिसर्च की जा रही है, तो क्लाइमेट चेंज जो है एक किसानों के सामने एक सबसे बड़ी जो चुनौती बन के आ चुका है कि कब बारिश हो रही है, कब फसल निकालने के लिए। जैसे कल ही आपका एक वीडियो देखा था कि आप एक किसान से बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के किसान से, तो उसने सबको भावुक किया। तो ये पहले तो क्या होता था कि फोरकास्ट से सब चीज मालूम चल थोड़ी बहुत हो जाती थी, वहीं हमारी कुछ परंपराएं भी ऐसी रही है हमारे किसानों के देशज ज्ञान कि जैसे होता था कब बारिश होगी कब नहीं होगी। तो एक तो जो हमारी परंपराएं, एक जो आज वैज्ञानिक ढंग से जिस तरह की भविष्यवाणी की जा रही है, क्या आपको भी लगता है कि कहीं उनका भी तालमेल होना चाहिए? भारत का परंपरागत ज्ञान हमारी पूंजी है। बीजों की कई प्रजातियां हमारे पास, कई किस्में हमारे पास, उनको भी हम सुरक्षित रख रहे हैं, जीन बैंक बना रहे हैं। उनके जर्म प्लाज्म का भी उपयोग करके उनमें सुधार कैसे किया जा सकता है उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारी जैविक खेती, विशेषकर प्राकृतिक खेती, ये धरती के स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो जो पुरानी नींव है उस पर नए अनुसंधान को जोड़ के हम कैसे बेहतर उत्पादन ले सकें, ताकि हम भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, किसानों की आजीविका बढ़ा सकें, और पोषण युक्त उनको अनाज हम दे सकें, और धरती को भी बचा सकें भविष्य के लिए। सब काम जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भी कुछ क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल फसलों की किस्में हम विकसित कर रहे हैं, जो ज्यादा तापमान में भी उत्पादन ना घटे, जो कम पानी में बेहतर उत्पादन दे। पिछले दिनों ही 2 चावल की किस्में जीनोम एडिटिंग पद्धति से हमने तैयार की, जिनमें 30% तक उत्पादन बढ़ेगा और पानी कम लगेगा, 20 दिन पहले आ जाएगी, और मीथेन गैस का उत्सर्जन भी कम होगा। तो इन सब कामों में हम लगे। सर, अभी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था सिंधु जल समझौते को रद्द करने का, तो उसको लेकर के किसानों में एक उम्मीद जगी है कि वहाँ जो पानी जाता था वो हमें मिलेगा। तो उत्तर भारत के किन किन राज्यों में ऐसा अनुमान लगा सकते हैं या संभावना है कि वहाँ पर बांध बनाए जाएंगे और उस क्षेत्र के किसानों को मिलेगा? तो इसके लिए किस तरह की आपकी आगामी योजनाएं हैं? एक तो व्यथित मन से मैं ये कह रहा हूँ, भारत के किसानों के साथ बहुत अन्याय किया कांग्रेस ने। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कैसा समझौता कर गए? ये कोई समझौता था? 80% पानी सिंधु नदी का दे दिया पाकिस्तान को। पंजाब प्यासा है, हरियाणा पानी के लिए तरस रहा है, राजस्थान पानी के अभाव में रेगिस्तान हो जाए, जम्मू कश्मीर लद्दाख को पानी ना मिले, और हम पानी पाकिस्तान को दे दें। और पानी भी कैसा दिया? पानी भी दिया, पानी के साथ साथ पैसा भी दे दिया कि लो बांध बना, 83 करोड़ रुपया। आज के मूल्य को अगर आज उस रुपए के मूल्य को आके तो 5,500 करोड़ रुपया, तो पानी भी दिया, पैसा भी दिया, और पाकिस्तान ने उस पानी के बदले में हमारा खून बहाया, आतंकवाद को प्रश्रय दिया। कैसा समझौता था? इतने साल तक प्यासा रखने का अपराध कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का DNA किसान विरोधी है, इसलिए ये किसान विरोधी फैसला था।
तत्कालीन विशेषज्ञों ने इसका विरोध किया था। अटल जी ने इस बात का उल्लेख पार्लियामेंट की डिबेट में 1960 में किया था, फिर भी आपने समझौता कर दिया। अब इस पानी का बेहतर उपयोग, देखो संधि भी कैसी कि आप आपके भारत में बने बांधों की गाद भी नहीं निकाल सकते, ऐसा समझौता होता है क्या सर? तो इसके लेकर अभी कुछ आगे बांध वगैरह बनाने के लिए भी कुछ अभी योजना है कि किस किस क्षेत्र में बांध बनाए? सब संभावनाओं का कैसे दोहन किया जा सकता है, इस पर विचार करें। और सर एक ये था कि कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस जो है उसकी बढ़ोतरी के लिए भी आपने ही एक जो पीछे एक निर्णय लिया था, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में या विशेषकर देखें तो राजस्थान में अभी तक वो लागू नहीं हो पाया, तो उसको लेकर के भी आपका क्या? हम लगातार AI हो, मशीन लर्निंग हो, रोबोटिक्स हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहे हैं, राज्य अपना भी रहे हैं। हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हमने बनाया है, राज्य उसमें भी भाग ले रहे हैं और सब राज्यों से लगातार हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि वो इन पद्धतियों को अपनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।